गुस्से में इधर उधर चलती वो थक गई तो बैल्कनी में आ गई। जलाल को गए 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। खाना उसने वापस भिजवा दिया था। उसका दिल नहीं था खाना खाने को। वो तो बस जलाल का इंतजार कर रही थी। कल से अब तक उसकी उम्मीदें जलाल से मजीद बढ़ती जा रही थी। रूठ कर वो चाहती थी जलाल उसे मनाए, मगर वो तो चला गया था और यही बात बासमा को बहुत बुरी लग रही थी। बालकनी में आते ही उसकी नजर उसी घर पर पड़ी जिसके बाहर वो रुक कर खड़ी हुई थी। खिलखिलाहट और बातें करने की आवाजें उसे यहां तक सुनाई दे रही थी। वो नासमझी से अंधेरे में डूबे उस घर को देख रही थी। एकदम ही आग के शोले भड़के तो उल्टे कदम वो वापस भागी। कमरे से निकलती वो बदहवासी के आलम में मुलाजमा से टकराई थी। क्या हुआ बीबी जी? मुलाजमा ने उसके घबराए चेहरे को देखकर पूछा। वो वहां आग है, वो सब मर जाएंगे। वो अपने होशो हवास में नहीं लग रही थी। मुलाजमा अंदर जाने लगी तो उसने रोका। मत जाओ, सब मर गए, तुम भी मर जाओगी। एकदम वो रोने लगी तो मुलाजमा को उसकी दिमागी हालत पर कुछ शक सा हुआ और वो उसे साथ लेकर नीचे वाले कमरे में ले आई। मैं आपके लिए पानी लाती हूं, आप बैठे। मुलाजमा जबरदस्ती उससे बाजू छुड़वाती बाहर आई। कमरे को चेक किया तो कोई आग नहीं थी। वो दौड़ती हुई नीचे चौकीदार के पास आई और उससे फौरन जलाल को बुलाने का कहा। जलाल, तुम इसे मेरी गुड़िया को नहीं छीन सकते, मैं उसे ले जाऊंगा। वो दिल ही दिल में जलाल से बातें कर रहा था। बासमा के यहां होने की खबर मिलते ही उसका पीछे आने का फैसला कर चुका था। जब से उसने बासमा को देखा था वो उससे मिलने और बात करने को बेताब हो रहा था। माजी की हर याद जैसे वो भुला चुका था। बैकयार्ड की दीवार फलांगता वो अंदर दाखिल हुआ। जैसे जैसे वो आगे कदम बढ़ा रहा था उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात बढ़ते जा रहे थे। पिछले हिस्से में रोशनी काफी कम थी। सिर्फ एक बल्ब चल रहा था जिसकी वजह से उसका साया दीवार पर बनना शुरू हो गया था। खिड़की के पास टहलती बासमा की नजर दीवार पर पड़ी तो उसकी आंखों में एकदम खौफ उतर आया। शेबी ने अपने हाथ में मौजूद चाकू एहतियात से अपनी पैंट में डाला, मगर उसकी यह हर हरकत एक साए की सूरत में बासमा को दिख रही थी। हाथ में पकड़ा चाकू और एक लंबा सा साया, वो एकदम चिल्लाती हुई जमीन पर बैठ गई। शेबी भी उसका चिल्लाना सुनकर खिड़की की तरफ आया। बासमा को जमीन पर बिखरी हालत में देखकर वो आगे बढ़ने लगा कि तभी बासमा की नजर खिड़की के पर पड़ी। वो शक्ल तो नहीं देख पाई थी मगर डर से पीछे होना शुरू हो चुकी थी। टेबल से कमर टकराते ही उसने आवाज उठाकर खिड़की की तरफ उछाला। शेबी फौरन पीछे हो गया था। उसके मुंह से बेसाख्ता गुड़िया निकला था और बासमा वहीं स्टिल हो गई थी। गुड़िया? शेबी के तड़प का पुकारने पर वो होश में आई थी। एकदम मुख्तलिफ आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी थी। हर धुंधला मंजर जैसे साफ होता गया। वो कानों पर हाथ रखती चिल्लाना शुरू हो चुकी थी। खिड़की में लगे जंगली की वजह से शेबी अंदर नहीं आ सकता था। वो दूसरी तरफ से भागा था बासमा के पास आने के लिए। चौकीदार ने जलाल को फोन मिलाना चाहा कि तभी उसकी कार का हॉर्न सुनाई देने पर चौकीदार ने जल्दी से दरवाजा खोला। उसमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। जलाल कार से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ा। जितना रिलैक्स वो घर में दाखिल हुआ था, बासमा के रोने की आवाज सुनकर उतना ही बेचैन और परेशान हुआ। वो जल्दी से कॉरिडोर से गुजरता लाउंज में आया। आसपास नजरें बासमा को तलाश कर रही थी। तभी रूम से कुछ टूटने की आवाज पर वो दाएं जानब से बने रूम में भागा था। कमरे में दाखिल होते ही जमीन पर पड़े कांच को देखती बासमा को देखकर उसके दिल में सुकून उतरा था। तुम पास बताना मेरे। एक हाथ से आंसू पहुंचती वो तो कदम पीछे ले रही थी और जलाल के जहन में एकदम खटका हुआ था। क्या तुम्हें याद आ गया? न जाने कैसे उसने ये अल्फाज मुंह से निकाले थे और बासमा के हाँ में सर हिलाने पर जलाल एक कदम पीछे हुआ। दरवाजे का सहारा लेता हुआ बासमा को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। शायद उसे सब याद ना आया हो मगर अगले ही पल जमीन पर गिरते खून ने उसे चौंकाया था। बासमा? वो जल्दी से उसकी तरफ लपका मगर वो उससे पहले ही जमीन पर गिर चुकी थी। डैम इट, ये क्या किया तुमने? बासमा का जर्द बढ़ता चेहरा देखकर उसे लग रहा था कि जैसे उसकी जान निकल रही थी। वो अपना रुमाल निकालकर उसकी कलाई पर बांधता उसे उठाकर बाहर निकला था। वक्त आज बदल चुका था। कभी उसकी जान लेने की कोशिश करने वाला जलाल आज उसके दूर जाने के खौफ से खुद को टूटता महसूस कर रहा था। उसके खुद के अल्फाज आज किस्मत के उस पैंतरे को देखकर हंस रहे थे। वो बासमा को कार में डाल रहा था जबकि बेचैन सा शेबी वापस मुड़ा था जलाल के पीछे जाने का इरादा लेकर। टैक्सी और कार एक साथ वहां रुकी थी। अरबाज कार से निकलकर घर के अंदर की तरफ बढ़ गया। वो इतनी जल्दी में था कि टैक्सी से निकलते आबिस और परीसा को देख ही नहीं पाया था।
अंदर दाखिल होते उसने जलाल चौकीदार से पूछा, जलाल कहाँ है? साहब वो तो हॉस्पिटल गए हैं, छोटी बीबी ने खुद को जख्मी कर लिया था। और चौकीदार जैसे जैसे सब बता रहा था अरबाज के चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। सारी बात सुनकर वह वापस पलटा तो पीछे खड़ी परीसा को देखकर रुका। मैंने कहा था आपसे ये जगह उसकी जान ले लेगी, लेकिन आपको तो भरोसा था ना अपने भाई पर। वो गुस्से से बोलती आगे बढ़ी तो आबिस ने उसे रोका। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, उसे कुछ नहीं होगा। अरबाज के पास तो अल्फाज नहीं थे, वो खुद भी परेशान हो गया था। हम साथ जाएंगे, आबिस ने कहा तो अरबाज ने हामिद सर हिलाया। ड्राइविंग के दौरान वो बार बार जलाल का फोन मिला रहा था जो वो उठा ही नहीं रहा था। कोई 15 कॉल्स करने के बाद उसने खुद फोन किया। हॉस्पिटल का नाम बताकर वो फोन बंद कर चुका था। 12 साल की थी वो जब मैंने उसे देखा था। डरी सहमी बच्ची, किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। 4 साल लगे थे उसे ट्रॉमा से बाहर आने में। फिर वो खुश रहने लगी थी और हर तकलीफ को भूल गई थी। लेकिन अब फिर से उसी दर्द से गुजरेगी तो कैसे संभालेंगे हम उसे आबिस? चेहरा हाथों में छिपाए वो रो रही थी। हम संभालेंगे परिसा, वो बात मानती है ना तुम्हारी अम्मी की, तो उसे निकालेंगे इस डर से भी। आबिस ने पीछे मुड़कर उसे तसल्ली दी, जबकि अरबाज का जहन उस वक्त बासमा और जलाल में अटका हुआ था। वो जानता था कि उसका भाई कभी मोहब्बत जाहिर नहीं करे, लेकिन इस वक्त वो बहुत तकलीफ में होगा। उसने गाड़ी की स्पीड मजीद तेज कर ली थी। शी इज नॉट स्टेबल मिस्टर जलाल, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। डॉक्टर का जुमला उसके दिमाग में गूंजा था। वो पिछले 1 घंटे से बेचैनी से वहां टहल रहा था। बार बार बासमा का चेहरा उसके जहन में आ रहा था। दुख, दर्द, तकलीफ सब कुछ तो था उसकी आंखों में। थक हार कर उसने दीवार से टेक लगा ली थी। अरबाज को वो बता चुका था, इसलिए अपना फोन ऑफ कर दिया था। वो आज अपनी पहली कोशिश में पहली बार नाकाम हुआ था। 2 दिन बाद वो बासमा को पासपोर्ट मिलते ही उसे न्यूयॉर्क ले जाने वाला था, यहां की हर बुरी याद से दूर। मगर उसकी ये कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई थी। बासमा को याद आ गया था। अगर उसे सिर्फ जलाल का मारना याद आता तो जलाल के लिए मसला नहीं था, मगर अपनी गुजरी जिंदगी याद आ जाना उस वक्त ना सिर्फ बासमा को तकलीफ दे रहा था, बल्कि बाहर खड़ा जलाल भी उसकी ये तकलीफ महसूस कर रहा था। बासमा डोंट। दीवार से टेक लगाए खड़ा वह दिल ही दिल में बासमा से बात कर रहा था। उसे फीलिंग्स बतानी नहीं आती थी, मगर आज उसका चेहरा जैसे सब कुछ जाहिर कर रहा था। जलाल बार बार माफ नहीं करता बासमा। अपनी आंखें बंद करता वो जब्त से बोला था। तभी उसके भाई की आवाज आई, जलाल। जलाल, बासमा कहाँ है? भाई, उसे सब याद आ गया और देखें उसने पहला फैसला खुद को खत्म करने का किया। जलाल ये बताते हुए तलखी से हंसा था। पीछे आती परीसा के कदम एकदम रुके। वो फिर से गुस्से में आगे बढ़ी। उसने जैसे ही जलाल पर हाथ उठाना चाहा तो जलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अपनी हद में रहो तुम, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा एक बदतमीज औरत पर हाथ उठाना। उसे पीछे धकेलता वो गुर्रा कर बोला तो परीसा अरबाज से जा टकराई। अरबाज ने कुछ बोलना चाहा, मगर डॉक्टर को बाहर आते देखकर वो उसकी तरफ बढ़ गया। जलाल नहीं सुन रहा था कि डॉक्टर ने क्या कहा। वो बस तेज तेज कदम उठाता नर्स के रोकने के बावजूद अंदर चला गया था। बेड पर लेटी वो बेहोश थी। उसकी गलाई में बंदी पट्टी को देखकर जलाल ने आंखें बंद करके खोली थी। सर प्लीज आप पहले उस तरफ आ जाएं। नर्स उससे रिक्वेस्ट करती उसे कुछ फासले पर ले आई थी। ग्लव्स, केप और मास्क लगाकर उसने बासमा की तरफ कदम बढ़ाए। काफी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। उसे सुबह उसका रूठना याद आया था। कितने हक से वो उससे नाराज हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो उसे मनाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे अच्छा लगा कि बासमा उससे नाराजगी दिखा रही थी। बासमा, मुझसे दूर जाने की गलती मत करना। झुककर उसके कान में वो बोलता पीछे हुआ और अपना यही जुमला उसने दूसरी बार उसके कान में बोला था। पहली बार निकाह का फैसला लेते वक्त उस वक्त वो उसे अपना बना लेने का वादा कर चुका था। उसकी बात पर बासमा की आंखों की पुतलियों ने हरकत की थी। वो बेचैन हो रही थी। मॉनिटर स्क्रीन पर बीप शुरू हुई तो नर्स ने जलाल को बाहर जाने का कहा, मगर वो अपनी जगह से नहीं हिला। एकदम आंखें खोलकर बासमा ने चिल्लाते हुए हाथ पर लगे किनौला को उतारना चाहा तो जलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ दो, जाने दो मुझे जाना है, नहीं रहना यहां, मुझे मामा के पास जाना है। खुद को छुड़वाने की कोशिश करती वो मुसलसल बोल रही थी। उसके नाखून जलाल के हाथ मुख को जख्मी कर चुके थे। नर्स फौरन इंजेक्शन तैयार करने लगी तो जलाल ने कहा, बासमा। उसकी पुकार पर बासमा एकदम स्टिल हुई थी। जलाल को देखकर वो पूरी शिद्दत से रोती उसके सीने से लगी थी। वो हीरो नहीं था
उसने झूठ बोला था, धोखा दिया और सब खत्म कर दिया। उसने मुझे तकलीफ दी, उसने मुझे मारा और उसने मुझे यहाँ। वो रोते हुए बता रही थी और जलाल ने पूरी शिद्दत से उसे खुद में बींचा था। दरवाजे के पास खड़ी परीसा ने बेसाख्ता अब इसका बाजू पकड़ा था। कुछ भी नहीं हुआ बासमा, कुछ भी नहीं, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो। जलाल उसे तसल्ली दे रहा था, मगर दिल में नफरत थी उस शख्स के लिए जो इस सब का जिम्मेदार था। वो फिर से आ गया है, वो फिर से मेरे साथ। बासमा ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ लिया था। बासमा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरे होते वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस बार वो आया तो जिंदा नहीं जा पाएगा। आधी बात उसने दिल में बोली थी। नर्स के इंजेक्शन लगाते ही बासमा उसकी बाहों में झूल गई थी। एहतियात से उसे वापस बेड पर लेटाकर उसने डॉक्टर को उसे चेक करने का इशारा किया। वो वहीं खड़ा था उसके पास। उसके जब्त का बंद जैसे टूटने को था। डॉक्टर ने बासमा के खतरे से बाहर होने की खुशखबरी सुनाई तो अरबाज ने बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया था। बासमा को रूम में शिफ्ट कर रहे थे। जलाल जैसे ही बाहर आया तो परीसा उसकी तरफ आई। तुम्हें इसे यहां नहीं लाना चाहिए था जलाल। वो जगह उसके लिए एक बुरी याद है। उसकी मां और भाई की मौत, उसकी जात पर लगा दाग। इससे आगे परीसा कुछ बोल नहीं पाई थी। जलाल तो सुन्न होकर खड़ा हो गया था। उसने अरबाज की तरफ देखा तो अरबाज ने कहा, हमारे कराची शिफ्ट होने के बाद अंकल फरीद की फैमिली इस कॉलोनी में शिफ्ट हुई थी और बासमा अंकल फरीद की ही बेटी है। उसके इस इंकशाफ पर वो घंग हो गया कर रह गया था। उसकी जिंदगी की अज़ियतनाक हकीकत से तो पहले ही वाकिफ हो चुका था, मगर बासमा का ताल्लुक इस जगह से सुनकर जहां उसकी जिंदगी भी बदल गई थी, वो भी बदल गया था। उसे भी अब इस जगह से नफरत हुई थी, शदीद नफरत। थके हुए कदमों से चलता वो घर में दाखिल हुआ था। अंधेरे घर में चलता वो जैसे जानता था कि कहां जाना है। बड़े बड़े जालों को हाथ से हटाता वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया था। आज से आप हीरो हैं, बासमा के हीरो। हम उस विलन को याद नहीं करेंगे। 11 साल बासमा हाथ आगे बढ़ाई खड़ी थी। उसने खुद को देखा। 17 साल शेबी चेहरे पर बेयकीनी लिए खड़ा। हाथ बढ़ाओ ना हीरो, बासमा ने जल्दी में चाहते हुए कहा तो शेबी ने हाथ उसके हाथ पर रखा। हाथ आगे बढ़ाकर जैसे ही उसने बासमा को छूना चाहा तो सारा मंजर जैसे हवा में गायब हो गया। वो हीरो नहीं था, वो झूठा था। उसने धोखा दिया। बासमा की रोती आवाजें ऊंची होती जा रही थी। शेबी ने एकदम अपने कानों पर हाथ रख लिए और अब वो रो रहा था। मैंने नहीं करना चाहता था वो सब। मेरी तो गुड़िया थी तुम, मैंने क्यों कर दिया ये सब। शीशे की मेज को दोनों हाथों से तोड़ता वो कांच पर हाथ मार रहा था। मैंने कैसे अपनी गुड़िया को रौन डाला, कैसे। मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। हाँ, मैं मर जाऊंगा। खुद से बात करता वो खड़ा हुआ था। खून मुसलसल उसके हाथों से बह रहा था। पहले मुझे मेरी गुड़िया वैसी ही चाहिए। मुझे अपनी गुड़िया का हीरो बनना है। वो फैसला करता बाहर निकला। जैसे ही घर से बाहर निकला, सामने से आते जयाद साहब ने उसे रोका। अरे ताबिश बेटा, तुम अचानक यहां? वो हैरान हुए थे उसे देखकर, मगर फिर उसके जख्मी हाथ देखकर वो आगे बढ़े। ये कैसे हुआ? उन्होंने हाथ लगाना चाहा तो ताबिश फौरन पीछे हो गया। मैं ठीक हूं, उसने मजीद पीछे होते हुए कहा और जल्दी से वहां से निकल गया। उसे इस तरह जाते देखकर जयाद साहब ने सर झटका। लगता है पागलपन अभी तक ठीक नहीं हुआ इसका। वो खुद से बात करते अपने घर की तरफ बढ़ गए थे। बासमा, ताबिश और जलाल, इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है, इसको जानने के लिए हम कहानी को एक बार फिर पास में लेकर जाते हैं। मामा, आजिर कहाँ है? 11 साल बासमा 2 चोटियां बनाए लॉन्ग फ्रॉक पहने दरवाजे से झांकती बाहर पूछ रही थी। बासमा बेटे, भाई को देखो कहीं बाहर न चला गया हो। अरसला बेगम खुद भी परेशान हो गई थी आजिर को बासमा के साथ न देखकर। ओके ठीक है, मैं देखती हूँ। आजिर को आंख मारती वो मुंह पर हाथ रखती हंसती उसके पीछे बाहर भागी थी। उनका सामान घर में शिफ्ट हो रहा था और वो लोडर के पास से गुजरते हुए आगे भाग गई थी। जलाल, किसी के रोने की आवाज सुनकर उसके कदम रुके थे। 6 साल आजिर उसे बुलाते हुए बोल रहा था, आप ही आए ना, बाहर जाते हैं। मगर उसकी बात पर ध्यान दिए बिना उस आवाज की तरफ बढ़ रही थी। आप ही आए ना, मैं जीत जाऊंगा वरना। हाजिर एक बार फिर बोला, मगर तब तक वो एक घर के खुले गेट तक पहुंच चुकी थी, जहां 2 लड़के खड़े थे। एक रो रहा था और दूसरा उससे हाथ छुड़वा रहा था। बासमा को शदीद गुस्सा आया था उस पर। मैं पागल नहीं हूं जलाल,
डैड ने? नहीं ताबिश, गो टू हेल। उसकी बात पूरे होने से पहले ही जलाल ने उसका हाथ झटकते हुए कहा और जाने के लिए मुड़ गया। ताबिश वहां बैठा रो रहा था जबकि जलाल बिना रुके बाहर गाड़ी में बैठ गया था। चंद सेकंड में उसकी कार स्टार्ट होती वहां से चली गई थी। बासमा ने गुस्से से कार को घूरा। जब तक वो नजरों से गुम न होगी तब तक। आप ही मुझे पकड़ लें। आज़र ने बासमा का हाथ पकड़कर खींचा तो बासमा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तुम घर जाओ, जाकर छुपो, आप ही आ रही हैं तुम्हें ढूंढने के लिए। बासमा के बहलाने पर वो उछलता कूदता घर की तरफ भाग गया और बासमा छोटे छोटे कदम उठाती जमीन पर बैठकर रोते ताबिश के पास आई। हाय। अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो बोली तो ताबिश ने सर उठाकर उसे देखा। अपने आंसू साफ करता हुआ खड़ा हुआ तो बासमा को सर उठाकर उसे देखना पड़ा। अरे आप इतने बड़े होकर उस विलन की वजह से क्यों रो रहे हैं? बासमा ने अपनी दोनों चोटियों को पकड़ते हुए पूछा। वो मेरा दोस्त है और मुझसे दोस्ती तोड़कर चला गया था। ताबिश ने एक बार फिर आंसू साफ करते हुए बताया। वो अच्छा दोस्त नहीं है, वरना कभी भी दोस्ती ना तोड़ता। संजीदगी से बोलती वो उसे खुद से ज्यादा समझदार लगी थी। तभी बाहर एक वैन आकर रुकी तो ताबिश डर कर पलटा, मगर वैन से निकलकर दो आदमी उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। डैड, मॉम, वो चिल्ला रहा था मगर कोई भी बाहर ना आया। मैं पागल नहीं हूं मॉम, वो पूरी कुव्वत से चिल्ला रहा था। बहुत भरोसा था अपने दोस्त पर और बाप पर नहीं। देखो क्या किया उसने। तभी ऊपर खड़े वाजिद साहब बोले, डैड प्लीज मुझे बचा ले, मुझे नहीं जाना। वो रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था। मैं ले आऊंगा तुम्हें वापस। उन हॉस्पिटल वालों की तसल्ली के बाद वो भी दांत पीसते बोले तो ताबिश के रोते और गिड़गिड़ाते देखकर बासमा भी रोने लगी। छोड़ दो इसे, कहां लेकर जा रहे हो? बासमा ने उसे छुड़वाने की कोशिश की तो उनमें से एक बंदे ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। ताबिश को शदीद गुस्सा आया था। उसने खुद को छुड़वाकर बासमा को नीचे से उठाया। गुड़िया, वो उसे छोटी सी डॉल लगी थी, उसके लिए उनसे लड़ती। हीरो, बासमा ने मुस्कुराते उसे नाम दिया था हीरो का। वो मुस्कुराया था और अगले ही पल इंजेक्शन लगने पर वो होश हवास खोकर जमीन पर जा गिरा था। अब वो लोग उसे उठाकर ले गए और बासमा उन्हें रोकती रह गई थी। एक महीने बाद वो बासमा को दोबारा नजर आया था। रिजा बेगम के साथ सर झुकाकर चलता वो घर में दाखिल हुआ था। बासमा जल्दी से भागती उसके घर के जाने के लिए निकली थी। दरवाजा धकेलती वो अंदर दाखिल हुई तो एक जानब से उसे कुछ आवाजें आना शुरू होगी। इसे समझा दो, अगर ये आवाज ना आए तो उस जगह से कभी निकल नहीं पाएगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो आपका बेटा है, आप करते कोई नहीं कुछ उसके लिए। रिजा बेगम ने उनके आगे आते हुए कहा तो वाजिद साहब का हाथ बेसाख्ता उठा और उनके गाल पर निशान छोड़ गया। जाहिल औरत, जो कहा है सिर्फ वो कर। उन्हें धक्का देते वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए थे। रिजा बेगम आंसू साफ करती किचन की तरफ चली गई। बासमा दबे कदमों चलती अंदर आई और सोफे के पीछे छुप गई। रिजा बेगम ट्रे में खाना लेकर बाईं तरफ बने रूम में गई तो बासमा भी पीछे पीछे आ गई। ताबिश अंदर अंधेरा किए बैठा था। ताबी बेटा, मोहब्बत से पुकारती वो लाइट ऑन करके उसके पास बैठ गई थी। मामा, वो मुझे फिर छोड़ आएंगे ना वहां पर? ताबिश ने घुटनों में सर दिए पूछा तो रिजा बेगम ने बड़ी मुश्किल से आंसू रोकते हुए कहा, तुम बहुत जल्द वापस आओगे बेटा, फिर हम सब साथ रहेंगे। उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, पर मामा मैं वहीं मर जाऊंगा, वो लोग मार देंगे मुझे। ताबिश ने उनके हाथ पकड़कर जैसे उनसे मदद चाही थी। बस बेटा, सिर्फ एक हफ्ता, उसके बाद तुम मेरे साथ होगे। वो जैसे कोई फैसला करते हुए बोली थी और ताबिश खामोश हो गया था। अब वो उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। ट्रे रखने के लिए वो जैसे ही रूम से बाहर गई तो बासमा फौरन अंदर आ गई। हाय। एक जानी पहचानी आवाज पर ताबिश ने सर उठाकर उससे देखा। आपके डैड गंदे हैं, उन्होंने आपको मारा और आपकी मामा को भी। मुंह फुलाए उससे शिकायत लगा रही थी। तभी ताबिश ने कहा, तुम जाओ यहां से। नहीं, मैं क्यों जाऊं? इतने दिनों से आपका इंतजार कर रही हूं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। वो जिद्दी अंदाज में बोली तो ताबिश ने खड़े होकर दरवाजा बंद किया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब यहां से निकलो और सीधा अपने घर जाना। क्यों, आपके डैड मुझे भी मारेंगे क्या? बासमा ने उसके अजीब बर्ताव को देखते हुए पूछा। अभी तुमने कहा ना कि वो गंदे हैं, तो गंदे लोगों के घर नहीं आया जाता। खिड़की के पास लाकर उसे उठाने लगा तो बासमा पीछे हुई। नहीं, पहले दोस्ती करें आप मुझसे। बासमा के जिद्दीपन पर ताबिश ने नाम सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि दोस्त धोखा देते हैं। ताबिश ने चेहरा मोड़कर आंख में आया आंसू साफ करते हुए कहा,
कि आप अपने विलन दोस्त को याद करें। मामा कहती है विलन गंदे होते हैं और हीरो अच्छे होते हैं। आज से आप हीरो हैं, बासमा के हीरो, और हम उस विलन को याद नहीं करेंगे। 11 साल में बासमा हाथ आगे बढ़ाए खड़ी थी और 17 साल शेबी चेहरे पर बेयकीनी लिए खड़ा था। अब हाथ बढ़ाओ ना हीरो, बासमा ने जल्दी में जाते हुए कहा तो शेबी ने हाथ उसके हाथ पर रखा। अब मैं आपसे मिलने रोज आऊंगी और आप हीरो बनकर मुझे अपने गंदे डैड से बचा लेना। वो खुश होकर बोली तो ताबिश भी मुस्कुरा दिया। फिर ताबिश ने उसे उठाकर खिड़की के बाहर उतारा। बाय हीरो, हाथ हिलाती वो गार्डन से निकलती हुई बाहर भाग गई थी। ताबिश आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। हीरो, क्या मैं सच में हीरो हूं? खुद को शीशे में देखते हुए उसने मुस्कुराकर सोचा था। हीरो, ये खाओ ना, मेरी मामा बहुत मजे का बनाती हैं। उसके सामने सूजी का हलवा रखती वो पुरजोश होती बोल रही थी। दरवाजा नॉक हुआ तो ताबिश ने फौरन उसे बेड के नीचे छुपने का कहा और हलवे का बॉक्स बंद करके अलमारी में रख दिया। रूम फ्रेशनर छिड़क कर हलवे की खुशबू को खत्म करता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। किससे बातें कर रहे थे तुम ताबी? दरवाजा खुलते ही रजा बेगम ने अंदर झांकते हुए पूछा। किसी से भी नहीं माम। और क्या आप भी मुझे पागल साबित करना चाहती? ताबिश के दुखी लहजे पर उन्होंने ना में सर हिलाते उसे गले लगाया। कमरे पर एक निगाह डालकर वो वापस चली गई थी। हीरो, हम आंटी को बता देते हैं ना, वो तो अच्छी है ना? बासमा ने बेड के नीचे से निकलते हुए पूछा तो ताबिश ने ना में सर हिलाया। एक सीक्रेट बताऊं? उसकी आवाज इतनी आहिस्ता थी कि बासमा बड़ी मुश्किल से सुन पाई। मेरी मॉम ने डैड को मार दिया है, वो राजदारी से बोला तो बासमा ने आंखें बड़ी करते उसे देखा। सिर्फ मैं जानता हूं ये सच, लेकिन अगर मैंने किसी को बताया तो कोई यकीन नहीं करेगा। सब फिर से मुझे पागल कहेंगे। जमीन पर बैठकर वो बोलता वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो आपको तो नहीं मारेगी ना हीरो? बासमा ने डरते डरते पूछा। तो ताबिश ने कहा, वो जब भी गुस्से में होती है मुझे मारती है। डैड का गुस्सा भी मुझ पर निकालती थी। वो उसे मजीद भी कुछ बता रहा था जबकि बासमा वहां बैठी उसकी अजीब और गरीब बातें सुन रही थी। और फिर वो चला गया था। रजा बेगम ने उसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था और उसे हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया था। बासमा बहुत रोई थी उसके जाने पर, मगर किसी को उसके बारे में नहीं बताया। वो उसका हीरो था जिसके बहुत से दुश्मन थे। जब वो छुट्टियों में आता था तो उसका सारा वक्त बंद कमरे में गुजरता था। बासमा उसके आने की खबर मिलते ही पहुंच जाती थी। 1 साल के अरसे में ताबिश में काफी बदलाव आ गया था। वो झूठ बोलना और अपने रिएक्शन छुपाना सीख गया था। वो जैसा दिखाई देता था हकीकत उसके बिल्कुल उलट थी। कॉलेज में वो दब्बू सा लड़का मशहूर था, जिसे कोई तंग करता तो वो रो देता, मगर उसे बदला लेना भी आ गया था। इस बार उसकी सच्चाई रजा बेगम को मालूम हो गई थी। उन्होंने 1 साल बाद उस पर हाथ उठाया था। बन गए ना तुम भी अपने बाप के जैसे दरिंदे। कितनी कोशिश की थी तुम्हें बचाने की, मगर गंदा खून था, जोश तो मारेगा। वो मुसलसल उसे मार रही थी और वो बिना कुछ कहे मार खा रहा था। कमरे के दरवाजे से झांकती बासमा इस मंजर को देखकर खौफजदा हो गई थी। तुमने उस लड़के का कत्ल कर दिया ताबी। इस बार का थप्पड़ ताबिश ने रोक लिया था। वो सुर्ख आंखें लिए उन्हें घूर रहा था। नहीं हूं मैं कातिल, सुना आपने? उनका हाथ झटकता वो गुस्से से बोला तो रजा बेगम ने सदमे से उसे देखा। कभी झूठा, कभी पागल, कभी कातिल। कितने इल्जाम लगाएंगे आप मुझ पर? कातिल मैं नहीं, आप हैं। डैड को आपने मारा है, आपने, मैंने नहीं। वो अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर पाया था कि जब रजा बेगम ने फिर से उसे एक थप्पड़ मारा। तुम्हें पागल खाने से निकलवाना ही नहीं चाहिए था, वो मजीद बोल रही थी जब ताबिश ने एक हाथ से उन्हें रास्ते से हटाया, मगर वो अपना बैलेंस ना रख पाई और सीढ़ियों से गिरती चली गई। ताबिश सदमे में घंग वहीं खड़ा था। वो हिल नहीं पा रहा था अपनी जगह से। नीचे रजा बेगम तड़प रही थी। वो होश में आता फौरन नीचे भागा था। मॉम, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मॉम, उठे ना। वो मुसलसल उन्हें पुकार रहा था जब जिनके सर और नाक से तेजी से खून बह रहा था। उन्होंने ताबिश की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, मगर अगले ही पल उनका हाथ जमीन पर जा लगा। उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी। ताबिश धाड़े मारता रो रहा था जब बासमा जल्दी से कमरे से निकलती भागी थी। ताबिश ने उसे खौफजदा देखा तो उसके पीछे भागा। गेट बंद होने की वजह से वो उसे आसानी से रोक चुका था। मुझे जाने तो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वो रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी और ताबिश उसे जबरदस्ती अंदर ले आया था। कमरे में लाकर उसके पास जमीन पर बैठ गया। गुड़िया, मैंने नहीं किया, वो खुद गिरी थी। उसके हाथ पकड़ता उसे मनाने की कोशिश कर रहा था जबकि बासमा मुसलसल ना में सर हिलाती वहां से फौरन जाना चाह रही थी। ऐसा मत करो गुड़िया,
मेरी एक दोस्त तुम ही तो हो, तुम मुझसे मुंह मत फेरो। वो उसके सामने रो रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, जबकि बासमा उसे धक्का देती एक बार फिर बाहर भागी थी। तुम हीरो नहीं हो, पागल हो, तुम सबको मार देते हो, वो नफरत से बोलती कमरे से निकली थी। ताबिश सुन बैठा अपने खाली हाथों को देख रहा था। मैं सबको बता दूंगी। इससे पहले कि बासमा दरवाजे से बाहर निकलती, उसके मुंह पर हाथ रखता ताबिश उसे घर के अंदर ले गया। अपने पुराने कमरे में ले जाकर उसने उसे बंद कर दिया था। वो मुसलसल दरवाजा बजाती उसे खोलने का कह रही थी। जब आवाजें बंद हुई तो उसने अंदर जाकर उसके हाथ पांव बांध दिए और मुंह पर टेप लगा दी। बाहर रजा बेगम की आखिरी रसूमात हो रही थी और लोग बासमा की गुमशुदगी के बारे में बातें कर रहे थे। सबकी नजर में ताबिश इस फैमिली को जानता नहीं था, तो किसी ने उससे नहीं पूछा। रजा बेगम को दफनाकर वो घर वापस आया। अकेले सुनसान घर में वो फर्श पर बैठा रो रहा था। तभी उसे बासमा का ख्याल आया। वो सुबह की भूखी थी और भूख प्यास की वजह से वो बोल भी नहीं पा रही थी। ताबिश ने जल्दी से उसके हाथ पांव खोले और मुंह से टेप हटाई। सब चले गए गुड़िया, मैं अकेला रह गया, तुम मुझसे नफरत मत करो। वो उससे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा था, जबकि बासमा ने नफरत से मुंह फेरा था। तुम गंदे हो, तुमने अपनी मामा को मार दिया। ताबिश को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया था। उसने उसके दोनों कंधों को दबोच लिया। मैंने नहीं मारा, समझी तुम? नहीं हो मैं कातिल, वो चिल्ला रहा था और बासमा खौफजदा होकर रो रही थी। मुझे मामा के पास जाना है, मुझे यहां नहीं रहना, वो रोते हुए बोल रही थी और ताबिश ने अपनी पॉकेट से चाकू निकाला। तुम मेरे पास रहोगी हमेशा, समझी? अब वो उसे डरा रहा था और बासमा उसके चाकू वाले हाथ पर थप्पड़ मारकर फिर से भागने की कोशिश कर रही थी। ताबिश ने उसके बाजू को पकड़कर खींचा तो उसकी फ्रॉक की बाजू फटती चलेगी। वो उसे बेड पर गिराए उस पर झुका था। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? वो फिर से उसे वार्न कर रहा था। बासमा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो सकता था। बासमा को रोकने के लिए वो शैतान के डाले शैतानी ख्याल में आ गया। मजाहमत करती बासमा को काबू करता वो शैतानी काम पर उतर आया था। बासमा के चिल्लाने और रोने ने उसे होश दिलाया। बासमा को देखता वो खुद को मारने लगा। मैं नहीं करना चाहता था गुड़िया। वो वहीं बैठा फिर से रोने लगा और बासमा बेड से उतरकर गिरती बढ़ती भागी थी। ताबिश अंदर बैठा खुद को कोस रहा था। वो बड़ी मुश्किल से सांस लेती दरवाजे तक आई थी। अंदर से उसे उसकी मां की आवाज सुनाई दी, जो परेशान होती आजर को पुकार रही थी। ममा, वो रोती हुई अंदर बढ़ी। तभी किचन में होते अचानक धमाके ने उसके हवास सल्ब कर लिए थे। अंदर उसकी मां और भाई की चीखें गूंज रही थी और बाहर वो होशो हवास से बेगाना होती फर्श पर जा गिरी थी। अरसला आंटी फूफू की स्कूल फ्रेंड थी। आबिस और मैं उनसे मिलने आए थे, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी आंटी और आजर की दर्दनाक मौत का पता चला। गैस लीकेज की वजह से किचन में ब्लास्ट हुआ था। बासमा की हालत उस हादसे की वजह से मजीद खराब हो गई थी। हम लोग उसे अपने साथ ले आए थे, जहां काफी अरसा लगा था उसे नॉर्मल होने में, और अब फिर से अपना सर हाथों में गिराए परिसा सारी बातें बता रही थी। आबिस उसके कंधे पर हाथ रखे उसे हौसला दे रहा था। अरबाज की नजरें जलाल पर थी, जो दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। उसके चेहरे से अंदाजा करना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है और क्या करना चाहता है। जलाल, बात सुनो। अरबाज ने उसे पुकारा तो जलाल ने उसकी तरफ चेहरा किया। क्या सोच रहे हो तुम? जलाल सोचता नहीं है भाई, अमल करता है, और इस वक्त खुद को मैं वही करने से रोक रहा हूं। वो इतनी संजीदगी से बोला कि परिसा ने बेसाख्ता अरबाज की तरफ देखा। क्या करना चाहते हो तुम? अरबाज ने उसके पास आकर पूछा, मगर वो जवाब दिए बिना आगे बढ़ गया। जलाल, अरबाज ने उसे पुकारा तो वो रुका और बोला। उसकी मुंह बोली बहन से कहें कि उससे आखिरी बार मिल ले। ये कहकर वो रुका नहीं और परिसा ने गुस्से से उसे देखा, फिर अरबाज के पास आई। सुना आपने क्या कहा उसने? वो लड़ने मरने को तैयार थी। अरबाज मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। आप हंस रहे मेरी बात पर? परिसा को सदमा हुआ था। आप दोनों रूठे बच्चों की तरह लड़ते हैं, अरबाज ने कहा तो आबिस ने भी मुस्कुराकर सर हिलाया था। तुम हंसना बंद करो, ओके? पलटकर आबिस को घूरती वो बोली तो वो कंधे उचका गया था। सर, हम लोग पेशेंट को रूम में शिफ्ट करें, तब आप लोग मिल सकते हैं उनसे। नर्स के अचानक बोलने पर वो सभी उसकी तरफ मुड़े थे। नर्स वापस अंदर जा चुकी थी और परिसा के चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। अरबाज सर झुकाता एक बार फिर मुस्कुरा दिया था। यार जिगर, तेरी आवाज से लग रहा है कि तू काफी परेशान है। वो कार से उतरता आगे बढ़ रहा था। सुबह हो चुकी थी और वो बासमा का सामान लेने घर आया था।
सरफराज का फोन आया तो उसने कॉल पिकअप की, मगर उसके हेलो बोलते ही सरफराज ने बेचैनी से पूछा, सरफराज काम हुआ कि नहीं? मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। बिना उसकी बात का जवाब दिए उसने सवाल पूछा तो सरफराज ने मुंह बिगाड़ा, यार अगर तू मुझे नहीं बताना चाहता कि क्यों परेशान है तो मैं वहीं आ जाता हूं, फिर चाहे मेरा बॉस मुझे जॉब से निकाल दे या फिर मुझ पर केस कर दे, लेकिन मैं आ जाऊंगा। सरफराज ने इमोशनल होते हुए कहा तो जलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तभी उसकी नजर दूर खड़े ताबिश पर पड़ी जो उसे ही देख रहा था। जलाल ने उसके दोनों हाथों में बंदी पट्टी को देखा, वो भी उसे ही देख रहा था। पुरानी यादों ने उसके जहन पर बसेरा किया था। जलाल डैड मारेंगे अगर पकड़े गए तो? कार के पीछे नीचे बैठा वो उसे रोक रहा था। तू मुंह बंद रखेगा? मुसलसल बोलकर देर करवा रहा है तू। जलाल ने झुंझुलाते हुए कहा, यार डैड आ रहे हैं वो देख। एकदम वो बोला तो जलाल उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ उसे ले गया था। जलाल मुझे डर लग रहा है, तुझे डर नहीं लगता क्या? वो आहिस्ता आवाज में पूछ रहा था और जलाल ने उसे चुप रहने का इशारा किया। यह किसने किया? कार पर पड़े स्क्रैचेस को देखकर वाजिद साहब गुस्से से बोले, जबकि ताबिश डर कर नीचे हो गया था। क्या हुआ वाजिद? जुनैद साहब ने वहां आते हुए पूछा। उनके पीछे ही 20 साला अरबाज भी वहां आया था। मेरी नई कार बर्बाद कर दी। अभी मैं सीसीटीवी फुटेज देखता हूं कि किसका काम है ये। वाजिद साहब की बात पर ताबिश के चेहरे पर एकदम हवाइयां उड़ गई थी, जबकि जलाल बिल्कुल नॉर्मल था। कैमरा खराब है यहाँ का, भूल गए क्या? आज ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, ड्राइवर से कहो उसे ठीक करवा लाए। जुनैद साहब ने बात को ना बढ़ाते हुए कहा तो वो गुस्से को कंट्रोल करते उनकी कार में बैठ गए। जलाल ने अरबाज को देखकर आंख मारी जो उसे देख चुका था, फिर वो सर झटकता कार में बैठ गया था। जलाल ने उसे होश दिलाया तो वो ताबिश पर उठकर बाहर आया। अगर उन्हें पता चल गया तो? ताबिश ने डरते हुए पूछा तो जलाल बोला, कौन बताएगा उन्हें? पर तुमने ये क्यों किया जलाल? इसलिए कि उन्होंने कार को हाथ लगाने पर तुम्हें थप्पड़ मारा था और जलाल के दोस्त को कोई हाथ भी लगाए तो जलाल बदला लेगा। जलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, तुम मोहब्बत करते हो मुझसे? ताबिश के अचानक सवाल पर जलाल पहले तो रुका, उसे ऊपर से नीचे देखा और फिर हंसता चला गया। ताबिश भी अपना सवाल याद करते हंस पड़ा था। वो दोनों हंस रहे थे। ये देख रहे हो? स्कूल के गार्ड में बैठा ताबिश अपने बाजू से हिला रहा था जिस पर खरोचें आई थी। उसके क्लास फेलो उसे मार गए थे। जलाल ने उसके सामने बैठे उसे पंच दिखाया था। मुझे क्यों दिखा रहे हो? ताबिश ने नासमझी से पूछा तो वो बोला, इसलिए। उसके पेट और कमर पर पैर दर पे मुक्के मारता हुआ बोला तो ताबिश दर्द से कराह कर बोला, मार क्यों रहे हो मुझे? उसने उल्टा जलाल को पंच मारा तो जलाल ने उसे घूरा था। अब बहुत जान आ गई इन हाथों में। तब क्या था जब वो मारे थे तुम्हें? जलाल ने उसके बाजू को पकड़ते हुए कहा, यार वो दो थे ना। ताबिश ने उसे कहा तो फिर जलाल ने उसे मारना शुरू किया। वो हंसना शुरू हो चुका था। मुकाबला करना सीखो ताबिश, वरना लोग कमजोरियां जानकर जान निकाल लेते हैं। थककर उसके कंधे से टेक लगाता वो बोला तो ताबिश ने भी उसकी बात समझकर सर हाँ में हिलाया था। क्या तुम छुप कर आए हो? जैकेट पहनकर जलाल घर से निकला तो ताबिश भागकर उसके पास आया। हाँ, डैड सोने चले गए तो मामा को बताकर आया हूं। उसकी जैकेट की पॉकेट में हाथ डालते हुए उसने कहा तो जलाल ने उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे पर निशान देखकर उसकी तरफ रुख कर गया था। यह क्या हुआ? गाल और माथे पर बना सुर्ख निशान। ताबिश ने रिजा बेगम की ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके छुपाने की कोशिश की थी, मगर जलाल देख चुका था। वो मॉम डैड का झगड़ा हो गया था तो। अपनी बात करते ताबिश खामोश हुआ तो जलाल ने गुस्से से उसके घर की तरफ बढ़ना शुरू किया। जलाल रुको, मामा ने सॉरी किया है मुझसे और प्यार भी किया है। ताबिश ने उसे रोकने की कोशिश की। वो हर बार सॉरी करती हैं और हर बार माफी भी मांगती हैं। जलाल का गुस्सा देखकर वो मुस्कुराया और बोला, लेकिन मामा तो है ना जलाल, अगर वो ना होती तो डैड से कौन बचाता मुझे? ताबिश के समझाने पर जलाल ने उसे घूरा। बातें करना आ गई हैं तुम्हें, और लड़की बनना भी। उसके चेहरे पर लगे पाउडर को उंगली की बोर पर चुनता वो बोला तो ताबिश उसके पीछे भागा था। वो दोनों हंस रहे थे। अचानक ही जलाल का ख्याल टूटा था। ताबिश अभी भी उसे देख रहा था, मगर जलाल उसे इग्नोर करता घर के अंदर चला गया। ताबिश की आंख से भी आंसू निकला था। परीसा, आप नाश्ता कर लें। परीसा बासमा के पास बैठी थी जब अरबाज ने उससे कहा, आपको लगता है कि मेरी बहन कसूरवार हो सकती है? परीसा ने उसकी फिक्र को इग्नोर करते हुए पूछा।
मेरा भाई झूठ नहीं बोलता परिसा, और लड़कियों के मामले में वो हमेशा से ही एलर्जिक रहा है। बासमा पहली लड़की है जो उसकी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस हासिल कर चुकी है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अरबाज के लंबे चौड़े जवाब पर परिसा खड़ी होती उसके सामने आई। अगर आपको अपने भाई पर यकीन है तो मुझे अपनी बहन पर यकीन है। अरबाज ने हैरत से उसे देखा। देखे सर, मैं आपके भाई को गलत नहीं कह रही, मगर मुझे लगता है कि अरफा ने यह सब किसी के कहने पर किया होगा, वरना वो जलाल के साथ ऐसा क्यों करेगी जबकि वो उसे जानती तक नहीं। परिसा ने अपनी सोच बताई तो अरबाज को भी उसकी बात ठीक लगी थी। मुझे बासमा से बात करनी है, शायद वो कुछ जानती हो के। नहीं, बासमा से कोई इस बारे में बात नहीं करेगा, और अगर तुम्हें अपनी बहन पर उतना ही भरोसा है तो खुद वजह ढूंढो। मेरी बीवी को इस मामले से दूर रखना। जलाल न जाने कब वहां आया था और परिसा की बात सुनकर एकदम उसे टोकते हुए बोला था, भाई आप घर जाकर फ्रेश हो जाएं। उसकी बात करने का अंदाज ऐसा था कि जैसे वो चाह रहा हो कि वो दोनों इस कमरे से चले जाएं। परिसा ने गुस्से से उसे देखा और मुट्ठियां बंद करके कमरे से बाहर निकल गई। जलाल, तुम ज्यादा रूड हो जाते हो उसके साथ। अरबाज ने उसे समझाना चाहा तो वो बोला, भाई उसने हाथ उठाया था बासमा पर, आपको लगता है कि मैं ये भूल जाऊंगा? जलाल की बात पर एक ही वक्त में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और फिक्र आई थी। यार वो परेशान थी ना उस वक्त। नहीं भाई प्लीज, मुझे परेशान होने पर मजबूर मत करें, वरना नताज की परवाह किए बिना मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। जलाल ने गुस्से से कहा तो अरबाज सर झटक कर कमरे से बाहर निकल गया। वो बाहर आए तो अब आबिस परिसा को जूस दे रहा था। आप लोग घर चलें, फ्रेश होकर वापस आ जाइएगा। अरबाज ने संजीदगी से कहा तो आबिस को देखकर उसे ज्यादा जलन होने लगी, जिसे जाहिर न करना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जी बेहतर, आबिस ने परिसा के बोलने से पहले कहा तो परिसा भी उसकी बात पर एतराज न कर सकी। कब तक सोने का नाटक करोगी, उठ भी जाओ अब। अरबाज के जाने के बाद वो बेड पर ही बासमा के नजदीक बैठता हुआ बोला तो बासमा ने एक आंख खोलकर देखा। जलाल को खुद को देखता पाकर वो धीरे से उठकर बैठी। वो परिसा आपी से इससे पहले कि वो कुछ बोलती, जलाल ने उसकी कलाई अपनी हाथ में थाम ली थी। उसकी पकड़ इतनी नरम थी कि वो सर झुका गई। सब कुछ जैसे फिल्म की तरह जहन में चलने लगा। ये क्यों किया बासमा? धीरे से पट्टी पर अंगूठा फेरता वो पूछ रहा था और बासमा सर झुकाए बैठी थी। मैंने कुछ कहा था तुमसे बासमा, तुमने मेरी बात को इग्नोर क्यों किया? उसकी अगली बात पर बासमा ने ना में सर हिलाया। झूठ बोला था तुमने ना कि तुम मेरी हर बात मानोगी। उसका लहजा आम होकर भी आम न था। वो मुसलसल उसकी कलाई पर बंधी पट्टी को देख रहा था। मैं गंदी हूं, उसने मुझे। इससे आगे वो बोल नहीं पाई थी। जलाल अपनी उंगली उसके होंठों पर रखता उसे चुप करवा चुका था। क्या मुझ पर भरोसा नहीं था, या विलन अपना एतबार नहीं दिलवा पाया था? उसके आंसू पहुंचता वो नरमी से पूछ रहा था। मैं डर गई थी कि आप मुझे छोड़ देंगे, नफरत करेंगे मुझसे। हिचकियां लेती वो रोना शुरू हो चुकी थी। देखो तुमने मुझे ड्रग्स दिए, मुझे धोखा दिया, क्या उसके बाद भी मैंने नफरत की तुमसे? और वो जो आपने मुझे चाकू मारा था वो? जलाल के सवाल पर वो बेसाख्ता बोली और फिर जुबान दांतों तले दबा दी थी। जलाल हंस पड़ा था और हंसते हंसते उसने बासमा के कंधे पर सर रखा था। बासमा जो रोना भूलकर उसे हंसता हुआ देख रही थी, जलाल की इस हरकत पर अपनी सांस तक रोक गई थी। वो तुम्हारी दी गई ड्रग्स का ही असर था, वरना शायद उसके बिना भी मैं यही करता। वो बिना शर्मिंदा होते हुए बोला तो बासमा की जुबान घंग हो गई थी। अरफा भी मारती थी मुझे, मैं नहीं करना चाहती थी। मैंने बताने की कोशिश भी की थी लेकिन उन्होंने सजा दी मुझे। बासमा ने रोते हुए अपना बाजू आगे किया तो जलाल ने पीछे होते हुए उसके बाजू को देखा। सिगरेट से दागे जाने के निशान देखकर उसे अरफा का कत्ल करने का दिल किया था। उनका एक दोस्त भी था, वो बहुत गंदा था, अजीब नजरों से देखता था। वो कहती थी मुझे उसके। वो रोते हुए कुछ बोल रही थी जब जलाल ने उसे खुद के सीने से लगाया। उसका दिमाग मुसलसल गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश में था। परिसा और आबिस अरबाज के घर ही आ चुके थे। परिसा आप उस रूम में जाकर फ्रेश हो जाएं और आबिस वो रूम यूज कर लें। लाउंज में कदम रखते अरबाज ने दोनों से कहा। परिसा के मामले में उसका लहजा जितना नर्म था, आबिस से बात करते वक्त उतना ही फॉर्मल हो जाता था। परिसा और आबिस ने एक दूसरे को देखा और फिर अरबाज के बताए रूम्स की तरफ बढ़ गए। उनके जाने के बाद अरबाज ने मुलाजमों को नाश्ते का इंतजाम करने का कहा और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। आज कई साल बाद वो अपने कमरे में आया था। एक खालीपन महसूस किया था उसने सामने लगी फोटो फ्रेम को देखकर।
उसका मोबाइल बजा तो जलाल की कॉल देखकर उसने परेशानी से कॉल पिक की। बासमा ठीक है ना जलाल? हाँ भाई, उसकी फिक्र मत करें, वो ठीक है। और जाकर अपने फेवरेट एम्प्लॉय को देखें, अपने घर आया हुआ है वो आज। जलाल ने संजीदगी से कहा तो अरबाज के चेहरे पर ना समझी वाले तासुरात आए। ताबिश यहां है, मगर वो तो कराची। हाँ भाई, उसे शौक है खुद को कमजोर बनाने का, अपने हाथ भी जख्मी कर लिए, जाए जाकर देख लें उसे। जलाल का लहजा अभी भी बदला नहीं था, मगर अरबाज मुस्कुराया। तुम अब भी फिक्र करते हो ना उसकी जलाल? मैं फोन रख रहा हूं भाई। जलाल के कॉल कट करने पर उसने अफसोस से सर हिलाया और फ्रेश होने का इरादा छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। और कब तक वहां खड़े रहना है तुमने? आ जाओ यहां। वॉशरूम के बाहर खड़ी वो नर्वस हो रही थी जब जलाल की आवाज पर उसके कदम सुस्त पड़े थे। आ जाओ, जल्दी करो, नाश्ता करो। उसके बेड पर बैठते ही जलाल ने उसे हुक्म दिया तो बासमा मुंह बनाए नाश्ता करने लगी। कल नहीं आज, मुझे आज ही सब चाहिए। ब्लूटूथ कान में लगाए वो फोन पर बात कर रहा था और बासमा उसे देखे जा रही थी। हाथ में ब्रेड वैसे ही पकड़ी हुई थी उसने। हाँ, मैं दोपहर तक निकल रहा हूं यहां से। बात करते करते उसने बासमा के हाथ से ब्रेड का टुकड़ा अपने मुंह में डाला तो बासमा ने हैरानी से उसे देखा और फिर खुश होती हुई दूसरा टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ मुड़ी। कहा तो था कि चंद साल तक वापस नहीं आ सकूंगा, वो गुस्से से बोला तो तभी बासमा ने ब्रेड का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। वो बिना कुछ जाहिर किए उसके हाथ से खाना खा रहा था। मेरा सर खाना बंद करो और जो कहा है वो जाकर करो। कॉल कट करता वो बासमा की तरफ मुड़ा जो एक बार फिर से उसे खिलाने के लिए ब्रेड का टुकड़ा तोड़ चुकी थी। जलाल ने उसके हाथ से खा लिया। वो संजीदगी से बासमा के चेहरे पर आए रंगों को देख रहा था, फिर वो उसे भी खाना खिलाने लगा। सुनो, हम कल न्यूयॉर्क जा रहे हैं, यहां से कुछ देर बाद ही चले जाएंगे। हम? पर वहां क्यों जा रहे हैं? तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना क्या? जलाल ने उल्टा उससे सवाल किया तो बासमा ने हाँ में सर हिलाया और फिर फौरन ना में भी। जलाल उसे गुस्से से देख रहा था। मैंने आपके साथ रहना है ना। जब गर्दन हिलाना काम ना आया तो उसने जुबान का इस्तेमाल किया। वहां तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा और जब तक तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट नहीं होती तुम वापस नहीं आ सकती। किसी को अपने इरादे ना बताने वाला आज अपने सामने बैठी उस लड़की को सब कुछ बता रहा था, सिर्फ उसको परेशानी से बचाने के लिए। क्या हम घर नहीं जाएंगे? बासमा ने मासूमी से पूछा तो वो बोला, क्या तुम जाना चाहती हो? बस अपना घर देखना है एक बार, मामा और आजिर। ओके, हम जाएंगे। बासमा का गाल सहलाता हुआ नरमी से बोला तो बासमा मुस्कुरा पड़ी। उस मोड़ से शुरू करें फिर से ये जिंदगी, उस मोड़ से शुरू करें फिर से ये जिंदगी, हर शे जहां हसीम थी, हम तुम थे अजनबी। घर में अंधेरा देखकर अरबाज आगे बढ़ा था। उसने अफसोस से उस घर को देखा जो कभी रोशन होता था, आज जैसे अपनी बर्बादी की दास्तान खुद सुना रहा था। वो आगे बढ़ता रहा और अपना हर कदम बहुत ही मजबूती से उठाता रहा। ताबिश के रूम का दरवाजा खुला देखकर वो उसकी तरफ बढ़ गया। ताबिश? बेड पर घुटनों में सर दिए बैठा वो अरबाज की आवाज पर चौंका था। घुटनों पर चेहरा रगड़कर उसने आंसू साफ किए और फिर सर उठाकर अरबाज की तरफ देखकर मुस्कुराया। यहां क्यों आ गए तुम अचानक ताबिश? अरबाज ने आगे बढ़ते हुए उससे कहा तो ताबिश खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था भाई कि कोई बहुत कीमती चीज है यहां, इसलिए यहां आ गया। वो अरबाज की जानब देखने से गुरेज कर रहा था। कब आए थे तुम? अरबाज ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए पूछा। मैं सुबह आया था। और ये सब कैसे हुआ? अरबाज ने उसके हाथों को देखते हुए कहा। वो अंधेरा था ना भाई, तो इसलिए चोट लग गई। अरबाज से झूठ बोलते उसे अजीब सा लग रहा था। चलो आओ घर चलो मेरे साथ, यहां नहीं रुकोगे तुम। उसको साथ आने का इशारा करता हुआ आगे बढ़ गया तो ताबिश भी उसके पीछे चल पड़ा था। भाई आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहां? जलाल ने बताया था तुम्हारे बारे में। घर में दाखिल होते उसने पूछा तो अरबाज ने मुस्कुराते उससे कहा। पर वो खुद तो मुझसे मिला ही नहीं। ताबिश ने शिकवा किया तो अरबाज ने उसका कंधा थपका। ये जगह बहुत बुरी यादें रखती है ताबिश, वो चाहकर भी यहां नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर सकता। अरबाज ने उसे समझाया तो वो हाँ में सर हिलाता आगे बढ़ गया। बात जैसे उस जवाब के बाद खत्म हो गई थी। ताबिश? परिसा को देखकर उसे हैरानी हुई थी। ताबिश हमारा पुराना पड़ोसी है और मेरे लिए जलाल जैसा ही है। अरबाज ने मोहब्बत से कहा तो ताबिश मुस्कुराया जबकि परिसा कुछ उलझी थी। आपने बताया था मुझे, याद आ गया। एकदम उसकी टोन बदली।
आबिस भी परिसा के साथ आकर खड़ा हो चुका था। चले आप सब नाश्ता करें, मैं ज्वाइन करता हूं। अरबाज ताबिश को डाइनिंग की जानब इशारा करते हुए बोला तो वो तीनों डाइनिंग की तरफ बढ़ गए। अरबाज फ्रेश होने की गर्ज से रूम तक चला गया था। अरबाज के जाने के बाद परिसा ने उससे सवाल पूछा, ताबिश आप यहाँ कितना अरसा रहे थे? यहाँ जो घर में ब्लास्ट वाला हादसा हुआ था उसके बारे में कुछ मालूम है आपको? परिसा का लहजा नॉर्मल था मगर आबिस के साथ साथ ताबिश भी चौंक उठा था। जिस दिन वो हादसा हुआ उसी दिन मेरी मॉम की डेथ हुई थी। ताबिश के इस जवाब पर परिसा और आबिस एकदम साकित हुए थे। तुम यही रहते थे तब? परिसा जैसे किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। आबिस ने उसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया जिसकी मुट्ठी वो बना चुकी थी। हाँ, मुझे मेंटल हॉस्पिटल से लाया गया था तब। आंखों में आई नमी को छुपाता वो बोला तो परिसा और आबिस हैरान हुए। ओके, मेरा नाश्ता हो गया। हाथ में लगी चोट की वजह से वो बड़ी मुश्किल से खा पा रहा था और परिसा के सवालों ने उसके जख्म जैसे फिर से हरे कर दिए थे जो वो कुछ देर के लिए भूल गया था। तभी वो खड़ा होता वहां से चला गया और अरबाज जो वहां उसी वक्त आया था ताबिश का जवाब सुन चुका था, इसलिए उसने उसे रोका नहीं। परिसा, आपको उससे ये सब नहीं पूछना चाहिए था। वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका है अपनी जिंदगी में। आबिस और परिसा हैरानी से उसे देख रहे थे। जब अरबाज ने उन्हें ताबिश के बारे में सब बताया, वो अपना और जलाल का किरदार दरमियान से निकाल चुका था। मैं सॉरी कर लूंगी उनसे, परिसा ने अफसोस भरे लहजे में कहा। वो नाश्ता करते हुए भी कुछ कंफ्यूज लग रही थी और वहां बैठे वो तीनों लोग अपनी अपनी सोचों में गुम थे।